नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में आपका सौरभ दीक्षित। आज हमारे सर बिस्तक पे बहुत ही खास गेस्ट मौजूद हैं। कमलेश वार्ष्णेय सर सेबी के होल टाइम मेंबर हैं। सर बिस्तक पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। सर सेबी ने बहुत सख्ती की, जो जैसे इन्फ्लुएंसर जिनको कहते हैं सोशल मीडिया पे, तो बहुत सारे सख्ती की, बहुत सारे रोक भी लगाई, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा कॉल देते हैं, कहते हैं टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो आगे इस पर सेबी की क्या प्लानिंग है, किस तरह के एक्शन देखने को मिल सकते हैं? देखिए इसके कई सारे जो हमारी प्लानिंग है, जी। तो उसमें से कुछ प्लानिंग तो हमने एक्टिवेट भी की है और काफ़ी अच्छा चल रहा है। जैसे मेटा के साथ हमारा बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन चल रहा है। जी। तो अगर आप देखेंगे पिछले 1.5 साल में हमने 1,20,000 कंटेंट उनको फ्लैग किया और वो जी। कुछ ही घंटों में उसको टेक डाउन कर देते हैं। जी। और हमारे यहाँ अंदर जो हमारा मीडिया मॉनिटरिंग सेल है, वो बहुत ही अच्छा तरह से मॉनिटर करता जी। है मेटा के प्लेटफॉर्म्स में जो भी पोस्टिंग होती हैं, और उसके अंदर एआई यूज़ करके वो डिटेक्ट करते हैं कि भी जी। कौन सी वॉयलेटिव हैं, और फिर जब हम मेटा को बताते हैं, और आप देखेंगे कि इतनी सारी हमने टेक डाउन किए हैं, जी। उसमें से सिर्फ 2 अपील फाइल हुई हैं मेटा के पास में। इसका मतलब वो वाक़ई में ही सही हम पकड़ते हैं लोगों को। जी। जी। दूसरे प्लेटफ़ॉर्म अभी इतना हमारी बात को नहीं मान रहे थे, लेकिन अब हम 79 के अंदर नोटिफ़ाई हो गए हैं। जबकि हमारा तो ये पहले से विश्वास था कि सेक्शन 11 ऑफ सेबी एक्ट में हमको पावर है, जी। और मेटा इसलिए उसको मान रहा था। कुछ लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन अब हम आईटी एक्ट में सेक्शन 79 में नोटिफ़ाई हो गए हैं, तो जी। अब हम उनको भी कह सकते हैं कि भई आप भी यही चीज़ कीजिए, ताकि जो अ, दूसरे जो चैनल है, टेलीग्राम हो गया, उसमें जो आप करते हैं, जी। तो उसके अगेंस्ट भी हम टेक डाउन का ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। एडवर्टीजमेंट के हमने जो मेटा के साथ टाई अप किया है कि कोई भी आदमी सिक्योरिटी मार्केट से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट उनके प्लेटफॉर्म पे डालेगा, जी। तो हमने एक एपीआई बिल्ड किया है। वो पहले हमसे वेरीफाई करेंगे कि ये हमारा सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी है कि नहीं, जी। और फिर वो टू फैक्टर ऑथराइजेशन करेंगे उसके साथ में, तब वो एडवर्टीजमेंट अलाउ करेंगे। तो ये उन्होंने कर दिया है, बहुत बढ़िया काम। जी। अभी गूगल के साथ अभी 2 दिन पहले ही हमारा बहुत ही अच्छा टाई अप हुआ है कि आप देखते हैं कि इतने फ्रॉड होते हैं जो फेक ऐप बना के, फेक जी। पेमेंट जी। लिंक बना के। तो अब वो ऐप में वेरीफाइड टिक दिखाएगा कि ये सेबी रजिस्टर्ड इंटरमीडियरी का ऐप है। तो ये सब जो डेवलपमेंट चल रहे हैं, जी। उससे हमें लगता है कि काफ़ी हम इस चीज़ पे कंट्रोल काफ़ी किया है और आगे भी कंट्रोल करेंगे। उसके अलावा इन्वेस्टर एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जी। जी। देखिए, अल्टीमेटली तो हमको इन्वेस्टर को बताना है कि कोई भी इस तरह से जो अनरजिस्टर्ड आदमी आपको एडवाइस दे रहा है, जी। वो उसके पीछे उसकी कोई गलत धारणा है, वो कोई पंप एंड डंप करवाना चाहता है, वो कोई गलत स्टॉक में इन्वेस्ट जी। करवाना चाहता है ताकि उसको पर्सनल प्रॉफिट हो सके। तो ये सब चीज़ें इन्वेस्टर एजुकेशन के ज़रिए, एडवर्टीज़मेंट के जी। ज़रिए, मतलब उसके ऊपर भी हमारा काफ़ी प्लान है कि किस तरह से एडवर्टीज़मेंट और एजुकेशन के ज़रिए, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के ज़रिए हम जनता को बताएँगे कि किस तरह से ये गलत काम होते हैं। तो ये सर सब ऐसी प्लानिंग में कुछ है। शिकायतें पहले मिली थी कि जो जब सेबी ने एक्शन लिया कि कितना लोगों को नुकसान हो रहा था इससे, कहाँ से ज़्यादा शिकायतें आई थी, और अब सेबी के एक्शन का अब क्या उसमें कमी आई शिकायतों में? हाँ, नहीं, शिकायतों में तो देखिए ऐसा तो नहीं कह सकते कि ये चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो गई है, तो जी। शिकायतें तो रहेंगी, लेकिन काफ़ी अंकुश लगा है। आप देखेंगे भी अब जैसे जो एजुकेशन के नाम पर जब जो लोग अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट जी। एडवाइज़री का काम करते हैं, हमने 2 लोगों के खिलाफ एक्शन लिए और 2 बड़े लोगों के खिलाफ एक्शन जी। लिए। जी। क्योंकि एनफोर्समेंट में ऐसा ही होता है कि आपको एक डेमोंस्ट्रेशन इफ़ेक्ट देना है, उससे बाकी लोग भी काफ़ी ठीक हो गए हैं, और जी। उनको मालूम पड़ गया है कि ये जो काम वो कर रहे हैं, ये सही नहीं है, और उनको या तो रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए या ये काम बंद कर देना चाहिए। तो ये मैसेज जाता है, तो उसका जी। जी। मैसेज का भी इम्पैक्ट पड़ता है। सर आगे सेबी की क्या तैयारी है इसको रोकने के लिए? क्या एआई की इसमें और मदद ली जा रही है? नहीं, नहीं, एआई की मदद तो देखिए आइडेंटिफिकेशन के लिए जो इस काम की बात हम कर रहे हैं, तो जो रॉन्ग कंटेंट को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, उसमें वो मदद ली जाती है, तो जी। वो तो चलता रहेगा। और बाकी तो ये इवॉल्विंग फील्ड है एआई की, कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, और किसी चीज़ में सर्विलेंस में हम यूज़ करते हैं, जी। तो सर्विलेंस में हम बहुत अच्छी तरह से उसको यूज़ करते हैं। जैसे हमने अ, जैसे टीवी वाले होते हैं, टीवी एंकर के ऊपर भी कुछ ऑर्डर्स हमने जी। पास किए हैं। काफ़ी, कुछ नहीं, काफ़ी ऑर्डर पास किए हैं कि जो टीवी एंकर कहते हैं कि ये खरीद लो, ये बेच दो, और पीछे से वो कुछ और कर रहे होते हैं। जी। जी। तो वो हमारा मॉडल बना है एआई के बेस पे कि हम उसको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि अगर ये एंकर ये बोल रहा है, तो कुछ और आदमी उल्टा कर रहा है, तो इसके बीच में इनका क्या कनेक्शन है। जी। जी। तो वो सब हमारा सर्विलेंस टूल बहुत अच्छा, ये सब वो तो हम डेवलप करते रहते हैं टाइम के साथ साथ। सर शेयर मार्केट की टाइम बढ़ाने की भी कुछ चर्चा है, क्योंकि जैसे खबर आई थी कि अमेरिका में तो शायद एक तैयारी चल रही है कि 24 घंटे ये मार्केट चले। क्या इंडिया में कुछ इसकी टाइमिंग को लेके? देखिए, अभी तो ऐसा कोई विचार नहीं है, और वैसे भी गिफ्ट सिटी है, गिफ्ट सिटी के अंदर तो मेरे ख्याल में 22 घंटे चलता है, कितना चलता है मुझे एग्जैक्ट नहीं जी। पता, बट
काफ़ी मतलब देर तक चलता है वहाँ पर। तो फॉरेनर्स तो वहाँ ट्रेड कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पर ये बात मुझे याद है कि ये पहले चर्चा का विषय था 1 डेढ़ साल पहले। जी उस समय लेकिन फिर ये हुआ था कि भाई जो ब्रोकर्स लोग हैं वो भी यू नो एवरीबडी वाज नॉट ऑन जी बोर्ड जी बिकॉज उनको भी तो ज़्यादा काम करना पड़ता है ना। जी और मतलब काफ़ी काफ़ी उसमें प्लस पॉइंट्स है, काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स भी जी हैं। तो आप इस तरह से एकदम फैसला नहीं ले सकते हैं कि अलाउ कर दिया जाए। तो जब तक वो नेगेटिव पॉइंट्स को आप कंसिडर नहीं करेंगे और कोई सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे तो उसको आगे बढ़ना ये है। तो अभी तो फिलहाल कोई विचार नहीं है। सर, एक तैयारी ये भी चल रही थी सैटरडे संडे को कुछ समय मार्केट खुला था कि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो एक सेकंड ऑप्शन भी रहे, मार्केट में डिस्टर्बेंस ना हो, उसको लेकर उस तैयारी की जा रही थी। मुझे याद है कुछ सैटरडे संडे को कुछ समय के लिए मार्केट खुलता था, उसके लिए नहीं, किस चीज़ के लिए सैटरडे संडे? कुछ आपदा आ जाए, अगर मार्केट बंद हो जाए। नहीं, नहीं, तो मार्केट तो हमारा चलता रहता है और हमारा इंटरऑपरेबिलिटी भी है जी और उसके अलावा हमारा जो जितने भी एक्सचेंजेस हैं उनकी डीआर साइट्स हैं। कभी-कभी बीच में अभी जैसे पीछे हुआ था एक आध बार कभी होता है कुछ टाइम के लिए बंद होता है लेकिन वो उसका मतलब इट इज़ नॉट समथिंग व्हिच इज़ हैपनिंग वेरी रेगुलरली। जी जी सो वो होता है, उसका सॉल्यूशन होता है, रूट कॉज एनालिसिस होती है, उसके रेमेडियल मेजर्स लिए जाते हैं। बट ये कहना कि इसके लिए मैं सैटरडे हम खोल दें तो वो थोड़ा मतलब ऐसा लगता नहीं कि वो एक सही सॉल्यूशन है। सर सर आईपीओ वैल्यूएशन पे कैसे भी क्या है तैयारी? देखिए, आईपीओ वैल्यूएशन आप ये समझिए कि हम लोग डिस्क्लोजर बेस्ड रेजीम करते हैं। जी यानी जो भी आईपीओ के लिए आना चाहता है वो अपना सब चीज़ डिस्क्लोज करे, जो रिस्क हैं डिस्क्लोज करे। और इस बार की बोर्ड मीटिंग में तो हमने जो अब्रिज प्रोस्पेक्टस होता है उसको काफ़ी रिफॉर्म किया है जी ताकि सब इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसमें आ जाए कि भाई अगर किसी ने 1 साल पहले कोई उस कंपनी के शेयर्स में ट्रांजैक्शन हुई है उसकी डिटेल दीजिए, पिछले 3 साल का वेटेड एवरेज प्राइस निकाल के दीजिए उस कंपनी का। और जो भी रिस्क है कि कोई कोर्ट केस चल रहा है, कोई डिस्प्यूट चल रहा है, वो जी सब आप एवरेज प्रोस्पेक्टस में प्रॉपरली दिखाइए। और पहले एवरेज प्रोस्पेक्टस सिर्फ फाइनल ऑफर डॉक्यूमेंट के टाइम पे होता था, अब हमने ड्राफ्ट के टाइम पे भी कर दिया। क्योंकि ड्राफ्ट जब पब्लिक शेयर होल्डर के जी सामने जाता है तो 21 दिन का समय होता है उनको उसके अगेंस्ट ऑब्जेक्शन देने के लिए। तो वो जो ऑब्जेक्शंस आती हैं तब हम उसको अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। तो इसलिए एवरेज प्रोस्पेक्टस तब भी कर दिया गया है। ये सब डिस्क्लोजर बेस्ड रेजिम का पार्ट है। हम सब कुछ जनता को बता देना चाहते हैं। उसके बाद इन्वेस्टर एजुकेशन इंपॉर्टेंट है ताकि जनता खुद फैसला करे कि जी क्या सही है क्या गलत है। उसके अलावा एंकर इन्वेस्टर होते हैं, वो पढ़े लिखे होते हैं, एक्सपीरियंस होते हैं, फंड मैनेजर्स होते हैं। वो लोग प्राइस डिस्कवरी करते हैं और उसके अंदर हम इंटरफेयर नहीं करना चाहते। जी पहले आप जानते हैं कंट्रोल ऑफ कैपिटल इशू होता था, वो पुराना सिस्टम है। जी जी अभी तो सब नीति आयोग की भी रिपोर्ट है कि भाई ये कॉमर्शियल डिसीजन में हमें नहीं घुसना चाहिए। जी जी ये कॉमर्शियल डिसीजन है एंकर इन्वेस्टर के बीच में, इश्यूअर के बीच में। लेकिन हाँ, अगर वो अपना काम ट्रांसपेरेंट मैनर में नहीं कर रहे हैं, अगर पारदर्शिता नहीं है उनके कामों में, तब हम देख सकते हैं कि क्या पॉलिसी इनिशिएटिव लेके हम क्या कर सकते हैं। बट लेकिन तब भी ये नहीं कि वैल्यूएशन हम करेंगे, जी वैल्यूएशन से भी नहीं करेगा। तो इस पिछले बार काफ़ी आईपीओ, इस बार तो कह रहे हैं बहुत सारे आईपीओ आने हैं 2026 में। आपकी कुछ सलाह रहेगी जो आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं उनको, क्योंकि हाँ, यही सोच समझ के निवेश कीजिए। देखिए ऐसा है कि ये मत कीजिए कि मतलब एक मोमेंटम है तो हम कर लें। आप अच्छी तरह से पढ़िए, उसके फाइनेंशियल समझिए जी और देखिए कि किस तरह से आप लॉन्ग टर्म में ये आपको रिटर्न देके जाएगा। ऐसी कंपनी है जो कि पैसा सही जगह उपयोग करेगी और देश की प्रगति में योगदान करेगी। तो वो आके लॉन्ग टर्म में हमेशा, शॉर्ट टर्म में तो देखो फ्लक्चुएशन होती जी रहती जी हैं। डिमांड सप्लाई है, कभी डिमांड ज़्यादा होगी, कभी सप्लाई ज़्यादा होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है, उस कंपनी को आपको देख के एनालाइज करना है कि ये कंपनी जिस तरह से इंडिया ग्रो करेगा, ये कंपनी भी ग्रो करेगी। ये असेसमेंट आपको करना है। तो मतलब सेबी ने बहुत काम किया आईपीओ में ट्रांसपेरेंसी पे और काफ़ी हद तक रहा। अब आगे कुछ और स्टेप लग रहे हैं जो चेंज होने हैं आईपीओ को लेके कि नहीं, नहीं, और वो तो ट्रांसपेरेंसी आ नहीं, जाए? नहीं, देखिए वो तो जो सजेशंस आते रहते हैं जी ट्रांसपेरेंसी को लेकर, वो सब सजेशंस हम इवैल्यूएट करते रहते हैं और एक्शन उस हिसाब से होता रहता है। जी मतलब वी आर ऑलवेज इन डिस्कशन विद ऑल स्टेक होल्डर्स, सो देयर वुड बी सम सजेशंस कमिंग एंड देन वी विल एक्ट ऑन देम। सो मतलब एज ऑफ नाउ आई कांट से कि दिस विल हैपन और दैट विल नॉट, बिकॉज इट हैपन्स आफ्टर डिस्कशन। जी
सर लास्ट सवाल जानना चाहेंगे, इनसाइडर ट्रेडिंग पे रोकने के लिए क्या भी कुछ लग रहे हैं लूप होल हैं, और सेबी की इसमें क्या तैयारी है कि इसको रोका तो जाए? लॉ तो सही है, लॉ में कोई कमी नहीं है, लेकिन हमेशा ये क्या होता है कि एनफोर्समेंट हमेशा ये नहीं किया जाता कि किसी ने मतलब एक्शन लिया और आप उसके अगेंस्ट में कर दो, क्योंकि एनफोर्समेंट के लिए बहुत मैन पावर चाहिए होती है और किसी भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पास या रेगुलेटर के पास इतनी मैन पावर नहीं होती है। तो इसलिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोगों ने, जैसे हमने कुछ बैंक के केस में देखा कि इनसाइडर ट्रेडिंग हुई, तो अब हमने सब बैंकों को दिल्ली में और बॉम्बे में तो हम कवर कर चुके हैं, साउथ अभी बाकी है। सब बैंकों को बुलाकर, उनके एमडीज को बुलाकर, उनके सीएफओ को बुलाकर हम पूरा समझाते हैं कि किस तरह से आपको ये इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए क्या क्या अपने बैंक के अंदर व्यवस्था करनी है। इसी तरह से हमने रेगुलेटर को भी कवर किया है, क्योंकि यूपीएसआई खाली कंपनी में नहीं होती है, यूपीएसआई रेगुलेटर के पास भी होती है, जैसे हमने एक केस में देखा। तो हम रेगुलेटर्स को भी बुलाकर सेशन कर चुके हैं, उनको समझा चुके हैं, पूरा प्रोग्राम कर चुके हैं, बेस्ट केस सिनेरियो उनको दिखा, बेस्ट प्रैक्टिस उनको प्रेजेंट कर चुके हैं कि कैसे हमें यूपीएसआई को सेफ रखना है ताकि वो लीक ना हो सके। तो ये सब हम ट्रेनिंग का काम चल रहे हैं, सब लोगों के साथ हम ट्रेनिंग करके, ताकि वो अपना इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए अच्छी व्यवस्था करें कंपनी के अंदर ही। तो जो नए इन्वेस्टर आ रहे हैं शेयर मार्केट में, क्योंकि देखते हैं बहुत शेयर मार्केट जो खबरें भी आती हैं कि कहाँ से कहाँ पहुँच गया, तो जो नए लोग आ रहे हैं उनको कुछ आपकी एडवाइस रहेगी, क्या देखें? क्योंकि बहुत सी तो एकदम आपका रील, पिछला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन था। हाँ सब ये होता है कि हम लोग रील लिखते हाँ हैं हाँ, तो नहीं, नए लोग जो आ गए हैं, बिल्कुल देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा हम सबको यही सलाह देते हैं कि F&O मार्केट रिटेलर को बहुत सोच समझ के एंटर करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत रिस्क है जी। और सामने वाली जो पार्टी होती है, इसे जीरो सम गेम, आप किसी एक का प्रॉफिट होगा तो दूसरे का लॉस होगा, ऐसा नहीं है कि सबका प्रॉफिट होगा, ऑप्शन में ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसलिए सामने वाला उसकी मसल पावर है, उसकी स्ट्रेटेजी अच्छी है, उसकी फाइनेंशियल पावर अच्छी है, तो उसलिए उसके अंदर आपको ये सोचना होगा क्या आपके पास भी इतनी स्किल सेट है कि आप उसके अगेंस्ट में प्रॉपर आप स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर सकते हैं। क्या इतना आपको अंडरस्टैंडिंग है रिस्क की, या आपके पास इतनी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है कि आप लंबे समय तक ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इसलिए रिटेलर्स को हम यही सलाह देते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान दीजिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में आप खुद भी इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक के अंदर, या आप म्यूचुअल फंड के थ्रू जा सकते हैं। म्यूचुअल फंड के अंदर भी एक्टिव स्कीम है और पैसिव स्कीम है। अगर आपको लगता है कि भी एक्टिव स्कीम के अंदर कमीशन 2% 2.5% ज़्यादा है, तो आप पैसिव स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ पर बहुत कम कमीशन होती है। तो बट लॉन्ग टर्म के अंदर आपको अच्छा ग्रोथ मिलेगा। तो सिप में कंपाउंडिंग बहुत अच्छी होती है, तो और वो अप एंड डाउन को भी अच्छी तरह से उसको न्यूट्रलाइज कर देती है और लॉन्ग टर्म में अच्छा ग्रोथ मिलता है। तो हम तो सबको ये कहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कीजिए। कमलेश ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि किस तरह सेबी की तैयारी इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने की, और ट्रांसपेरेंसी जिस तरह सेबी ने बढ़ाई है आईपीओ में, और फ्रीलांसर पे जिस तरह से लगाम लगाई है। कमलेश सर, बहुत बहुत शुक्रिया पुस्तक को अपना समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।